नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार इसलिए नहीं थम रही है क्योंकि अब कोरोना वायरस शहरों से गांवों में फैलता जा रहा है। जी हां, इस समय 14 ऐसे राज्य हैं जहां शहरों से संक्रमण गांव में फैल रहा है। इसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। यानी कि संक्रमण के नए मामलों में इन सभी राज्यों के ग्रामीण इलाकों ने शहरी इलाकों को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में हर दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या लगभग 24,000 है, जबकि गांव में यह आंकड़ा 30,000 से ज्यादा बताया जा रहा है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के गांव में भी शहरों से दोगुना से भी ज्यादा नए मामले हर रोज गांव में मिल रहे हैं। राजस्थान के गांव में तो हर दिन औसतन 12,640 लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 5,000 के आसपास है। इसी तरह का हाल हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का है। यानी ये वो राज्य हैं जहां अब कोरोना शहरों से ज्यादा गांव में फैल रहा है। समझने वाली बात तो यह है कि ये हालात तब है जब कई गांवों से ऐसी खबरें आ रही है कि वहां ऐसे लोगों का कोरोना टेस्ट ही नहीं हो रहा है जिन्हें वायरस के लक्षण हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना से गांव बेचैन, कैसे टूटेगी संक्रमण की ये चैन? इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ आज करेंगे अगले 1 घंटे चर्चा। तो गांव में संक्रमण जो फैल रहा है उससे चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे समय में आपको, जैसे हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, 14 ऐसे राज्य हैं जहां शहरों से ज्यादा जो संक्रमण है वो गांव में फैलता जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम राज्य जहां पर गांव में संक्रमण की दर तेजी से फैलती जा रही है। और खासतौर पर अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में शहरी इलाकों की बात करें तो वहां पर कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगभग 24,000 हैं, जबकि गांव में आंकड़ा 30,000 से ज्यादा पहुंच गया है। तो ये एक चिंता को बढ़ा रहा है। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। गांवों से बहुत सारे ऐसे संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं जो कि शहरों में कम बताए जा रहे हैं। राजस्थान में भी यही स्थिति है। तो ये बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड, तमाम ऐसे जगहों पर गांव में संक्रमण का जो ग्राफ है वो तेजी से फैलता जा रहा है। लेकिन अब चिंता यह है कि गांव में जिस तरह से कोरोना फैलता जा रहा है उसको अगर नहीं रोका गया तो क्या हालात होंगे, यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवाल आज के वो आपको बता देते। सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि गांव में गई बीमारी, स्वास्थ्य सिस्टम क्यों है लाचार? क्योंकि गांव में बहुत सारी ऐसी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। वहां पर टेस्टिंग की समस्या है, बहुत सारी ऐसी जो लोग शिकायतें करते हैं कि उनको ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पाता है, वो टेस्टिंग भी सही से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगला सवाल हमारा यह है कि गांव में घुसा है संक्रमण, टेस्ट क्यों हो रहा है कम? टेस्टिंग की संख्या गांव में इतनी ज्यादा कम क्यों हो रही है शहरों की अपेक्षा? क्योंकि गांव में अगर संक्रमण ज्यादा फैल रहा है तो जरूरत है वहां पर ज्यादा फोकस करने की। अगला सवाल यह है कि कोरोना से गांव वालों को कैसे बचाया जाए? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि गांव में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। जैसा कि हम बार बार आपको कह रहे हैं, अभी प्राथमिकता यह है कि कैसे गांव वालों को बचाया जाए इस संक्रमण से। अगला सवाल हमारा यह है कि अब गांव हो रहे हैं परेशान, क्या है सरकारों का प्लान? क्या कोई सरकारों का प्लान भी है या फिर सिर्फ हवाई बातें ही हो रही हैं कि कोरोना को लेकर काम किए गए हैं सरकारों की तरफ से? खूब कागजों पर जो प्लान दिखाए जाते हैं, जो आंकड़े दिखाए जाते हैं, क्या धरातल पर भी कुछ नजर आ रहे हैं क्या? आखिरी सवाल हमारा यह है कि कोरोना से गांव बेचैन है, कैसे टूटेगी संक्रमण की ये चेन? जी हां, संक्रमण जो लगातार गांव में फैल रहा है उसकी चेन को तोड़ना है। ये वक्त बहुत कठिन दौर है और सबको मिलकर इस चैन को तोड़ना होगा। लेकिन गांव में व्यवस्थाएं क्या हैं, कितनी दुरुस्त वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, ये सबके सामने तस्वीरें हैं अलग अलग राज्यों के, अलग अलग गांवों की। जैसा कि हमने जिक्र किया था राजस्थान का, हरियाणा का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, जहां पर 14 ऐसे राज्य हैं जहां संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। महाराष्ट्र में तो आप देखिए शहरों से ज्यादा गांव में मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश ऐसी स्थिति नजर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं और ऐसे वक्त में जरूरत है कि संक्रमण की दर को कैसे रोका जाए।
तो संक्रमण रुकेगा कैसे, गांव में व्यवस्थाएं कितनी है, इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अलग अलग पार्टी से मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अभी मेरे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से अजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय उपाध्याय जी। डॉक्टर देवराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहला सवाल अजय उपाध्याय जी मैं आप ही से करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अभी प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल लेंगे, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे है, गांव में जो संक्रमण फैल रहा है उसको कैसे रोका जाए। समस्या अजय जी गांव में ये है कि टेस्टिंग लोगों की नहीं हो पा रही है, उनकी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयां उन लोगों को नहीं मिल पाती है जो कोरोना में ट्रीटमेंट में काम आती है, बहुत सारे ऐसी स्वास्थ्य इक्विपमेंट जो लोगों को वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में जो ग्राफ लगातार शहरों से ज्यादा गांव में बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है आपको कैसे रोका जाएगा उसे? एक सुदूर गांव से हूं और जो प्रतिरोज जो वहां के रिपोर्ट आ रही है वो बड़ा ही भयावह है। हर गांव हर पंचायत से रोज लाशें निकल रही हैं, लोगों को कोई वहां पे सुविधा नहीं है। और मैं कहता हूं किसी एक राज्य की बात नहीं, ये तकरीबन सभी जगह जो आप प्रोमो जो दिखा रहे हैं, जो आपने अभी बताया, तकरीबन सभी जगह ऐसे हालात हैं। धीरे धीरे कस्बाई से और शहरों से ये चला गया है गांव में। गांव के लोगों की एक तो है कि बहुत सारी चीजों में जागरूकता की शुरुआती दौर में कमी थी, अब हालांकि वो लोग जागरूक हुए, लेकिन अब समस्या क्या है कि उनके पास न दवा है, न कोई वैसी व्यवस्था है, न कहीं सरकार दिख रही है। सरकारी सहायता के नाम पर कहीं कुछ नहीं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मैं बात करूंगा, पूरे मैं मधेपुरा, सुपौल, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, इन सभी जगह के लोगों से हमने बात की, कहीं भी 6 वेंटिलेटर कुछ जिले में जरूर है, लेकिन वो वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है। और जिला अस्पताल का हाल है कि ओवरलोडेड है, वहां पे डॉक्टर और नर्स की संख्या पहले से ही कम थी, सरकारों ने नियुक्तियां नहीं की। इन एक साल में जो काम करना चाहिए था वह नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की भी बात आपने की है, उत्तर प्रदेश का भी हालात यही है। मैं गोरखपुर के कई ब्लॉक से के लोगों से बातचीत कर रहा हूं, कई लोगों को हम लोग जो है डॉक्टर के टेलीमेडिसिन के माध्यम से कुछ मदद भी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करा के। या बागपत आप देख लीजिए, शामली देख लीजिए, मुजफ्फरनगर देख लीजिए, वही हाल है। हरियाणा की भी वही बात है। और ठीक आपने कहा, कुछ छत्तीसगढ़ में भी ऐसी हालत है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। लेकिन मेरा यह कहना है कि सरकार को, राज्य सरकार की जो अपनी मजबूरी जरूर है, उसके पास भी साधन संसाधन की कमी है सभी राज्यों। अच्छा, ये संक्रमण जो खेमचंद अजय जी जो संक्रमण फैल रहा है, सरकार को इस पर एक जो संक्रमण फैल रहा है, राजस्थान का आपने जिक्र किया, मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। राजस्थान के गांव में हर दिन औसतन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तकरीबन 12,500 से ज्यादा संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं। शहरों में यह आंकड़ा बिल्कुल आधा है, 5, 5,500, 6,000 के आसपास है। तो ये इसका कसूरवार कौन है? सरकार है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले इंतजाम किए जाने चाहिए थे जो नहीं हुए, और कुछ व्यवस्थाएं जो की जानी चाहिए थी, चाहे टेस्टिंग की व्यवस्था हो, चाहे वहां पर जागरूकता फैलाने की व्यवस्था हो, वो नहीं हो पाई। शंकर जी, आवाज थोड़ी हमें इको हो रही है आपकी, या मेरी भी आवाज इको खुद से हो रही है, तो कहिए अपने उनको कि ठीक कर दे टेक्निकल टीम। मैं कोशिश करता हूं। राजस्थान की बात आपने की है जी। निश्चित तौर पे सरकार अपने जिम्मेवारियों से बाहर नहीं जा सकती, कोई भी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है। हाँ, राजस्थान को आपने देखा, पिछले बार भी बहुत ही हानि उठानी पड़ी थी, और भिलवाड़ा मॉडल धीरे धीरे डेवलप उन लोगों ने किया था। बिल्कुल, वो बहुत सराहना हुई थी अजय जी उसकी, भिलवाड़ा मॉडल। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। टेस्टिंग हो रही है, और टेस्टिंग जितनी ज्यादा होगी केसेस उतने आएंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश का हाल जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से गंगा मैया के गोद में जो है लोग अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, या ये कहूं कि उनका अंतिम संस्कार उस माँ के गोद में ही हो रहा है, इसका कारण कहीं ना कहीं गांव में टेस्टिंग नहीं है और वो आंकड़े नहीं है सरकार। क्योंकि जो लोग इस तरह की लाशें दिखी हैं हर जगह, उन्नाव में, गाजीपुर में और बाकी जगहों पे, काशी के आसपास में, उन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो रिकॉर्ड वाले लोग नहीं है जिनको वहां पे डाला गया है। ऐसे टेस्टिंग ही बंद कर दी है जिन सरकारों ने, वहां टेस्ट की रिपोर्ट कम आ रही है, लेकिन सच्चाई यदि व्यक्त करें तभी कई गुना ज्यादा संक्रमण है। और इस चैन को तोड़ने के लिए मैं पुनः कह रहा हूं
कि केंद्रीय सरकार को इस पर एक माने सामूहिक रणनीति अपनाकर सीमित लॉकडाउन देश में अभी करने की जरूरत है, और जिन लोगों को जो सुविधा की जरूरत है उनको सुविधा उपलब्ध हो। ऑक्सीजन गांव में नहीं है, मेडिकल दवाएं नहीं है, जो है उसकी कालाबाजारी हो रही है, लोगों के पास एक तो पैसा पहले से भी नहीं है, रोजी रोजगार चला गया है, अब अपनी जान के लिए जो है कहीं ना कहीं लोग ठीक है जी, और सरकार जो है लापता है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सबसे पहले मैं डॉक्टर देवराज जी आपके पास आता हूं। मेरी गुजारिश है सभी से कि कृपया डॉक्टर साहब को अच्छे से सुने, क्योंकि बहुत अच्छी बातें डॉक्टर साहब बताने जा रहे हैं हमें। मैं देवराज जी आपसे जानना चाहता हूं कि गांव में जो संक्रमण फैल रहा है, अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि शहरों से ज्यादा संक्रमण की जो खबरें हैं, जो आंकड़े हैं, वो गांवों से आ रही हैं। इसने सबको डरा दिया है। क्या मानते हैं आप, कैसे रुकेगा ये जो गांव गांव फैल गया है कहर? क्योंकि वहां पर तो इतनी व्यवस्थाएं हैं नहीं, जैसे कि शहरों में टेस्टिंग को लेकर, तमाम अस्पतालों को लेकर, दवाओं को लेकर लोग इतने जागरूक भी नहीं है वहां पर। तो अगर ये संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है तो ये डरा नहीं रहा है क्या सर? शंकर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वाकई में हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है, हमारे लिए, हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। अगर इस प्रकार से संक्रमण गांव में बढ़ता जाएगा तो गांव में वाकई में स्वास्थ्य सेवाओं की अभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अगर आज की तारीख के अंदर जिस वक्त के लॉकडाउन के लिए कहा गया स्टेट्स के अंदर, तो हमने ये कहा था कि जो पलायन कर रहे हैं मजदूर लोग, कृपा करके उनको आप बॉर्डर पे रोकिए, उनको टेस्ट कीजिए, और अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको सेपरेट कर दीजिए, गांव में एंटर मत करने दीजिए। ये को रोकना बहुत जरूरी था जी। लेकिन नहीं हुआ। जैसा पिछली बार डॉक्टर साहब रोक दिया था सभी को, क्योंकि साधन बंद हो गए थे, आवाजाही उतने लोग नहीं कर पाए। इस बार भी वो व्यवस्था होनी चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए थी। जब हमको मालूम है कि हमारे पीएचसी, हमारे जो सेंटर्स हैं, जब शहरों के अंदर आज हमको बेड्स नहीं मिल रहे, हमको दवाई नहीं मिल रही, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो आप समझते हैं कि एक रिमोट एरिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरी बात है, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं कोई पॉलिटिक्स पार्टी में विश्वास नहीं करता जी। किसी भी सरकार की बात कर लो, राज्य सरकारों के लिए स्वास्थ्य का कोई क्राइटेरिया नहीं था। स्वास्थ्य को हमेशा उन्होंने छोड़ के रखा हुआ था, क्योंकि राज्य के अंदर में आती है स्वास्थ्य सेवाएं। आप देखिए, जिस स्वास्थ्य सेवाएं राज्य ने 70% वैकेंसीज पड़ी हो पिछले 5 साल से, उनको एम्प्लॉयमेंट न किया जाए। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बार बार कहते रहे कि कृपा करके डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मत रखो, उनको एडहोक मत रखो, उनको परमानेंट जॉब दो। कोई सुनने को राजी नहीं है। वो कहते हैं भाई हमको जब हमको मिल जाते हैं डॉक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको पूरे प्रिविलेज नहीं देने पड़ेंगे, उनको ये नहीं देना पड़ेगा, तो उनको एक्सप्लॉइट करते रहे जी। तो क्या करें? तो आज देखिए, कोरोना ने आज हमको ये बता दिया कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं आपकी अच्छी हैं तो आप सब इस दुनिया में जी सकते हो, इस लड़ाइयों से लड़ सकते हो। अगर स्वास्थ्य सेवाएं आपकी चरमरा गई तो क्या हालत होगी? अरे अच्छे अच्छे देश, आप विदेश को ले लो, अमेरिका के अंदर क्या हालत हुई, इंग्लैंड के अंदर क्या हालत हुई, यूरोप के अंदर क्या हालत हुई। उन लोगों ने घुटने टेक दिए, फिर भी हमारे डॉक्टर समाज ने और हमारी जनता ने एक साहस दिखाया, तो लड़के इसको हमने सामना किया। लेकिन हमारी लापरवाही ने, हमारी सरकार की कुछ जुल्म नीतियों ने आज इस कोरोना को हमारे गांव में पहुंचा दिया है। मैं अभी भी कहूंगा एज ए डॉक्टर जी, मैं डैमेज कंट्रोल की बात करता हूं, मैं फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करता हूं। आज भी हमको जितनी टेस्टिंग कर सकते हैं, स्पेशल वैन भेज के गांव में हमको टेस्टिंग कराएं, उनको आइसोलेट करें, उनको क्वारंटीन करें, और उनको इधर से उधर गांव में ना जाने दें। हम कंट्रोल करेंगे। एक दूसरी चीज है कि या तो वहां पे एक सिस्टमेटिकली लॉकडाउन कर दें, और तीसरा मैक्सिमम हाईएस्ट रेट के ऊपर वैक्सीनेशन चालू करें। अगर हम वैक्सीनेशन करना चालू कर देंगे तो कम से कम 2-3 महीने के अंदर हम अच्छी जनता को वैक्सीनेट करके उनको इम्यूनिटी दे पाएंगे और हम चेन को तोड़ पाएंगे। अगर हमने सब कुछ छोड़ दिया तो ईश्वर ही हमारा मालिक है। ठीक है, खेमचंद जी मैं आपसे जवाब चाहता हूं। बहुत सारे सवाल डॉक्टर साहब ने उठाए, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई, सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सहमत होंगे, और जिम्मेदारी जो उन्होंने बताई है सरकारों की ओर, राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की ओर, उनको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। सवाल खेमचंद जी ये है कि टेस्टिंग को लेकर डॉक्टर साहब ने बात की, गांव में टेस्ट कहां हो पा रहे हैं इतने, पहली चीज।
दूसरी चीज, गांव में जो संक्रमण की दर तेजी से फैल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, एक अफरा तफरी का माहौल गांव में फैल गया है, डर का माहौल फैल गया गांव में, उसको कैसे दूर किया जाएगा? अगर वो दूर नहीं होगा तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिनका दावा आप करते थे कि गांव में पर्याप्त है, खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था, आपको याद होगा खेमचंद जी, कि गांव में संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, अगर गांव में फैल गया तो मुसीबत आ जाएगी। ये जो तमाम हम दिखा रहे हैं आंकड़े अलग अलग राज्यों के, ये तो यही दर्शा रहे हैं कि शहरों से ज्यादा गांव में संक्रमण फैल गया है। कैसे रोका जाएगा, क्या प्लानिंग है सरकार की, बताइए। शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव बातों से बात शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि नेगेटिव चर्चा तो हम लगातार करते रहते हैं। आज नीति आयोग ने बताया है कि अगस्त से दिसंबर के बीच में हमारे देश में 216 करोड़ डोसेज निर्माण होगा या उनको बनाया जाएगा और उनको भारत के लिए, भारत की जनता के लिए दिया जाएगा। तो ये लोग जो कह रहे थे कि 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे वैक्सीनेशन में, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। वैक्सीनेशन का जो आप कह सकते हैं प्रोडक्शन बहुत तेजी से और लार्ज स्केल पे होने वाला है। वैसे ही भारत बायोटेक ने, अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियन कह रहे थे क्यों नहीं वो फॉर्मूला दूसरी कंपनियों के साथ शेयर कर दिया जाए। सरकार ने बात की और भारत बायोटेक हर ऐसी कंपनी के साथ जो उनके साथ मिलकर प्रोडक्शन करना चाहता है वो अपने फॉर्मूला को शेयर करने को तैयार है, ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। और कुछ गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ ऑलरेडी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और यूपी में, जो वेस्टर्न यूपी में, वहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा पर मंथ डोसेज पहले बनाई जाएंगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो भी चुका है। तो ये कुछ पॉजिटिव न्यूज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रही बात जो डॉक्टर साहब ने कही, उनपे कोई मैं क्वेश्चन नहीं उठाना चाहता, उनके सजेशन बिल्कुल उचित है। हेल्थ इज अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट उस पर गंभीरता से काम करना चाहिए था। ज्यादातर स्टेट ने इस पे काम नहीं किया, इसी का परिणाम है कि स्थिति गंभीर हुई। लास्ट टाइम सब कुछ केंद्र के द्वारा संचालित था, केंद्र के द्वारा कंट्रोल था, लेकिन स्टेट्स ने उस पर हल्ला मचा। विशेषकर जो अपोजिशन पार्टी की जो स्टेट्स थी, रूलिंग स्टेट्स थी, उन्होंने बोला कि आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हो, आप हमें डिक्टेट कर रहे हो, आप हमें हमारे अनुसार काम नहीं करने दे रहे हो, आप हमें अधिकार दो, हम कहाँ पे लॉकडाउन लगाएं, क्या करें क्या नहीं करें, आप हमें डिक्टेट करना बंद करो। केंद्र सरकार ने 6-8 महीने से वो काम राज्यों को दे दिया। राज्य पूरी तरीके से उसमें विफल हो गए। विशेषकर जहाँ पे सबसे ज्यादा विदेशी लोग आते हैं, राजस्थान टूरिज्म है, सबसे ज्यादा लोग वहाँ पे आते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र है, क्योंकि वो एक हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं। दोनों ही राज्य सरकार वहाँ पूरी तरीके से विफल हुई, उनकी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट हुआ नहीं। लोग आते रहे, उन्होंने अपना जो वायरस है लोगों में फैलाते रहे और स्थिति गंभीर हो गई। राजस्थान में गाँव में भी आप देखेंगे यूके का वेरिएंट मिल रहा है। यूके का वेरिएंट जनवरी में भी मिला था, लेकिन उन लोगों की ना टेस्टिंग हुई ना ट्रीटमेंट हुआ, वो गांव में फैलाते रहे और वो समस्या गंभीर होती चली गई। अब ये समस्या दूर कैसे होगी? सवाल खेमचंद जी ये है, समस्या गांव में और ज्यादा खराब होती जा रही है, इसलिए चिंता जाहिर करना बहुत जरूरी है इस पर कि संक्रमण रुकेगा कैसे, क्योंकि टेस्टिंग उतनी गांव में हो नहीं पा रही है, मेडिकल सुविधाएं उतनी गांव में है नहीं, हॉस्पिटल्स गांव में इतने हैं नहीं। ऐसा हर जगह स्थिति नहीं है, कुछ स्टेट्स में ऐसी स्थिति है, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छी स्टेट्स बताता हूँ। यूपी में 1 लाख से ज्यादा, मतलब 1 लाख के आसपास गाँव में घर घर जाके, और WTO ने उसको सराहा था, घर घर जाके टेस्टिंग हो रही है, घर घर जाके ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था की जा रही है। और अगर कोई मिलता है कि वो संक्रमित है तो आइसोलेट करने का, उनको पूरा उपचार देने का काम किया जा रहा है। और WTO ने पूरे अफेक्ट के साथ उसको अप्रिशिएट किया है। 1.5 लाख के आसपास टीमें इस तरीके से काम कर रही हैं और हमारी जो डॉक्टर फर्टिलिटीज है बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। गाँव में फैल रहा है और केंद्र सरकार अपनी ओर से जितनी मदद दे सकती है, आपने देखा होगा जैसे ऑडिटिंग की बात हुई, जैसे ही प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी की बात हुई, दिल्ली में जो काला बाजारी दिल्ली की सरकार कर रही थी, वही दिल्ली की सरकार 700 मीट्रिक टन से लेके वो 900 मीट्रिक टन तक पहुंच रही थी ऑक्सीजन के लिए। वही उनकी डिमांड गिर के 582 मीट्रिक टन पे आ जाती है और वो भी नीचे आ जाएगी। वैसे ही बहुत जगह तो फैब्रिकेटेड उन्होंने डिमांड, फैब्रिकेटेड उन्होंने कालाबाजारी की हुई है। फैब्रिकेटेड ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है लोगों में डर भरे, और लोग जिनको जरूरत है उनको चीजें मिले नहीं, जिनको जरूरत नहीं है उनको कालाबाजारी में वो दे सकें। ऐसा जो सिस्टम, वो धीरे धीरे वो चीजें दूर हो रही हैं। जो नेगेटिव बादल है वो हट रहे हैं, पॉजिटिविटी सामने आ रही है। दिल्ली में जब स्पेयर में ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन ऑब्वियसली राजस्थान को जाएगी, ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन यूपी को जाएगी, हरियाणा को जाएगी या दूसरी स्टेट को जाएगी जहाँ पे समस्या बढ़ रही है। मैं पॉजिटिव बात करना चाहता हूँ, नेगेटिव तो हम दोषारोपण करते रहते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम अपनी पूरी ताकत लोगों को बचाने में, टेस्ट करने में और लोगों को सपोर्ट करने में लगाएं। केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। जल, थल, वायु तीनों रिसोर्सेज को
जितना ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है वो कर रही है, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रही है, लगातार रिसोर्स प्रोवाइड करने का चलिए मैं जवाब लूंगा अजय जी से कि कितना सहयोग केंद्र सरकार का मिल रहा है। उससे पहले कुमार रतन जी आपके पास आता हूं। कुमार रतन जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वाकई में बहुत करीब से इन चीजों को देखा होगा। कुमार जी, गांवों की बात हो रही है और डर इसलिए बैठ रहा है कि गांव में अब संक्रमण शहरों की तुलना में बहुत ज्यादा फैलता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए, 14 ऐसे राज्य गिनाए जहां पर संक्रमण की दर तेजी से फैलती जा रही है। उसमें राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर संक्रमण की दर तेजी से फैलती जा रही है। मेरा सवाल सीधा आपसे यह है कि गांवों तक ये संक्रमण जो फैला, इतनी तेजी से फैलता जा रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? दूसरा, अगर ये संक्रमण इसी दर से कुमार रतन जी गांव में फैलता रहा, क्योंकि वहां पर सुविधाएं तो इतनी है नहीं, फिर क्या मंजर होगा? इसकी कल्पना हम कर सकते हैं क्या? सबको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पे ये पैनल डिस्कशन आयोजित किया। मैं सीधे आपके पॉइंट पे आऊंगा और मेरा ये कहना है कि ये महामारी का दौर है। अब ये बात किसकी गलती से क्या हुआ इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अब हमारे गांव जो है श्मशान बनते जा रहे हैं जी। और इसके पहले कि गांव श्मशान बने, हमारे लिए जरूरी है कि एक एक्चुअल पोजीशन गांव की समझें। पहले दिल्ली और मुंबई से गांव की स्थिति को समझना बहुत मुश्किल है और मैं ना तो पॉजिटिव बात करूंगा ना निगेटिव बात कहूंगा। मैं कहता हूं कि बात रियलिस्टिक होनी चाहिए जरूर, क्योंकि बहुत पॉजिटिव होने पे आप सच्चाई से बहुत ऊपर हो सकते हैं और बहुत निगेटिव होने पे आप समाधान नहीं देखेंगे। हेलो जी जी, बोले कुमार जी। तो हमें जरूरी है कि हम रियलिस्टिक हो जाएं। और गांव की बात मैं बताऊं, मेरे गांव से डायरेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से गांव के लोग ये कह रहे हैं कि वहां जो रणनीति अपनानी है वो ये है कि ना जांच ना रिपोर्ट, कोरोना पर सीधी चोट। ठीक। अभी जो है गांव में चूंकि रिपोर्ट और जांच की सुविधा दिक्कत है, 10-10 दिन में बात आती है, रिपोर्ट आती है, इसलिए हर चीज पर तुरंत जो है इसमें समाधान उपाय मेडिकेशन हो, तो ना जांच ना रिपोर्ट, कोरोना पर सीधी चोट। पहली बात। दूसरी बात, मेरा जो अनुभव है गांव का वो ये बता रहा है कि गांव में डर भी है और भ्रम भी है। तो गांव में जो डर है उसको जो है हम आधारभूत व्यवस्था को बहुत मजबूत तो इस समय कर नहीं सकते। जो भी पुराने हॉस्पिटल हैं, जो हमारे पास एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, सबसे पहले हर बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे नहीं होती। हमारे पास एक पंचायत सिस्टम है, हमारे यहाँ लोकल एमएलए और एमपी हैं जी। अगर देश के सारे 5000 से ज्यादा विधायक और हमारे 6 लाख गांव हैं और उसमें पंचायत के चुने हुए प्रधान, इनके द्वारा डर का माहौल भी खत्म हो और मैसेजिंग सही होनी चाहिए। जो हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता वर्ग हैं वो अगर सही मैसेज, अब जैसे कहीं हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि लोग गोबर से नहा रहे हैं, अगर ये बात अगर गांव में जाती है तो लोग भ्रम में जाते हैं। हमें वैज्ञानिक बात करने की जरूरत है। और तीसरी बात यह है कि देखिए, जो गांव का सक्षम तबका है वो लॉकडाउन कहता है लगा दो, लेकिन जब आपके गांव में आप देखेंगे कि जो मनरेगा वर्कर हैं, जो गांव के गरीब किसान हैं, जो गांव के जो छोटे मजदूर हैं, उनमें आप ये देखेंगे कि वो लॉकडाउन छोड़कर उनके लिए जीना ही अपनी एक मुसीबत है। तो अभी जो ऑलरेडी सरकार की उपलब्ध स्कीम है, और जैसा कि हमने पहले चरण में देखा था, सरकार ने पीडीएस के माध्यम से, सरकार ने जो है मनरेगा के माध्यम से इन चीजों को, उनके लाइवलीहुड के मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश की थी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि हमारे जिस तरीके से शहरों में जो डॉक्टर हैं उनके पास पीपीई किट्स है, ग्लोव्स हैं, मास्क हैं, लेकिन हमारे पास जो आशा दीदी हैं, जो हमारे बिहार में आजीविका दीदी हैं या फिर आंगनबाड़ी वर्कर हैं, इनको भी हमें उसी तरह की पीपीई किट, मास्क, ग्लोव से सुरक्षा प्रदान करनी होगी। इससे हम सिर्फ यही नहीं देखना है कि हम दूसरे वेव में श्मशान से बचाएं, जबकि हमें तीसरे वेव से भी तैयारी करनी है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह इसलिए भी जरूरी है कि जब हम गांव में, आप देखे होंगे पहले लॉकडाउन में गांव में जो विकास कार्य हुए उसी ने भारत की जीडीपी को संभाला था। गांव सिर्फ श्मशान नहीं बन जाएंगे बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल में चोट करेंगे, खाद्य संकट भी हो सकता है। इसीलिए मुझे डेवलपमेंट फील्ड में, डेवलपमेंट सेक्टर में जो जितनी समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनसे मुझे ये अनुभव लेकर ये लगता है कि हम गांव में भ्रम और डर की स्थिति को दूर करें, पहला। और दूसरा, विकेंद्रीकृत रणनीति को अपनाएं। बिना विकेंद्रीकरण को अपनाए हुए हम इस इतनी बड़ी महामारी से नहीं निपट सकते। इसलिए पंचायत को, स्थानीय विधायक को, स्थानीय सांसद को आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूं। जो कुमार रतन जी ने बात कही है, अच्छी बात है, वो बता रहे हैं कि डर भी है, भ्रम भी है।
तो मैं ये चाहता हूं कि आप अगर बता पाएं गांव वालों को कि वो डरे नहीं, जो भ्रम है, ऐसी कौन सी चीजें जो भ्रम फैला रही उन लोगों में, उन पर वो बिल्कुल ध्यान न दें। लोग डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें, क्योंकि व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं और कितनी टेस्टिंग हो पाएगी, कितनी दवाइयां पहुंचेंगी, कितने लोग अस्पताल तक पहुंच पाएंगे, कितने लोग ठीक हो पाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन लोगों को सबसे बड़ी चीज है डॉक्टर साहब जागरूक होना, सही जानकारी पहुंचाना। तो वही मैं चाहता हूं कि गांव वालों के लिए आपकी तरफ से मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा मैसेज गांव वालों को दें कि भ्रम में आप बिल्कुल ना आए, डरे नहीं आप। संक्रमित अगर आप हो जाएं तो आपको क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि रतन जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि हमको इस वक्त सामूहिक लड़ाई लड़नी है। हम कोई किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे और ये पॉजिटिव में पहुंचने की बात है। देखिए, हम यहाँ फॉल्ट फाइंडिंग के लिए नहीं बैठे हैं, हम डैमेज कंट्रोल के लिए बैठे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि गांव वाले लोगों के लिए खास तौर से जो करना है, अगर उनको खांसी जुकाम बुखार होता है तो पहले 2-3 दिन अपने आप को आइसोलेट कर लो। डरने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि डरने से, आप शहरों का एक एग्जांपल ले लीजिए, 90% लोग अपने आप घर में ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 10% लोगों को कुछ ज्यादा परेशानी होती है, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और जो सबसे बड़ी बात कहने की, जरा सा भी आप अपने आप को देखते हैं कि अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। मास्क के बिना आप घर से बाहर मत निकलिए, परहेज रखिए भीड़ में जाने से पहले। कहीं आपके जो सब सेंटर हैं या आपके पीएचसीज हैं या आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर अपने आप को टेस्ट कराइए, जो डॉक्टर बैठा है उसको फैसिलिटीज कराइए। और ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि हमारे जो सरपंच हैं या तहसीलदार हैं या बीडीओज हैं या दूसरे लोग हैं, उनको भी आगे आके, एमएलए को, एमपीज को आगे आके अपने 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 एरिया को संभालने की जरूरत है, उनका प्रोत्साहन देने की जरूरत है। बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है, अगर हम डरेंगे तो जरूर हमारे लिए परेशानी होगी। और 90% लोग घर के ऊपर एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव होते हैं, बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं जी। दूसरी बात, जरा सा भी किसी व्यक्ति को अगर ऐसा होता है तो उनको लंबी लंबी सांस लेना चालू कीजिए, अपने घर में इम्यूनिटी बढ़ाइए। और वैसे भी भगवान की दया से हमारे गांव वालों की इम्यूनिटी हम लोगों से, शहर वालों से अच्छी है, तो वो लड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक। और सरकार को ये जरूर देखना पड़ेगा कि गांव के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटीज को जितना जल्दी मुहैया करा सकते हैं कराएं, और जो नेसेसरी दवाइयां हैं उसको गांव के अंदर पीएचसी में, सब सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर में सब जगह उपलब्ध करा दें और उनको आइसोलेट करना चालू कर दें जी। और मैं कहता हूं कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जीतेंगे, हमने पहली वाली वेव से भी जीते हैं, आज भी जीतेंगे, लेकिन हमें सकारात्मक होकर चलना है। हम फॉल्ट फाइंडिंग ना करें, हम डैमेज कंट्रोल की बात करें। बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब कही। बिल्कुल डरना नहीं आपको और लड़ना है, और भ्रम में बिल्कुल नहीं आना है। जो बातें सोशल मीडिया पर चलती हैं, व्हाट्सएप पर चलती हैं, उसमें आपको बिल्कुल नहीं आना है। कोई भी दिक्कत आपको हो तो आपके आसपास जो भी डॉक्टर हो उससे आप सलाह मशवरा करके कोई भी दवाई लें, अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। मेहमान मेरे साथ बने हुए खेमचंद जी, मैं आपके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही ब्रेक पर जाने से पहले। उन्होंने कहा कि गाँव में देखिए, जैसे आप दवाइयाँ बहुत जल्दी से नहीं मिल पाती हैं, टेस्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, वैक्सीनेशन तो आप भूल ही जाइए गांव में किस तरह से हो रहा है। शहरों में ही हमें लग रहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जितनी तेज़ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो गांव में थोड़ा सा मुश्किल है, समझ रहे हैं सब लोग, वैक्सीन की कमी है देश में। लेकिन इन तीनों चीज़ों का अगर अभाव होगा तो फिर कैसे उम्मीद कर लें कि गाँव वालों को इस संक्रमण से हम बचा लेंगे? मैं आदर करता हूं और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है पूरे देश में रेप्लिकेट किया जा सकता है। 1 लाख गांव में होम टू, मतलब घर टू घर, वहां पे जाके टेस्टिंग की जा रही है, ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है कि जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था की जा रही है हर एक ब्लॉक में। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम, उसमें क्या स्ट्रक्चर है, पहले केंद्र है, फिर स्टेट्स हैं, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे हमारे तहसील आते हैं और तहसील में ब्लॉक आते हैं। हर ब्लॉक में, मतलब ब्लॉक गांव से बहुत नजदीक होता है, हर ब्लॉक में 2
मोबाइल वैन वहाँ पे व्यवस्था की गई है 1 लाख गाँव में, 1 लाख गाँव को सपोर्ट करने के लिए, कि वहाँ पे जाके ग्रामीण अपने टेस्टिंग करा सकते हैं। और वहाँ पे जाके अगर ग्रामीण को लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, तो टेस्टिंग करा के अपना इलाज शुरू करा सकते हैं। ऐसा ही मॉडल पूरे देश में रिप्लिकेट किया जा सकता है कि हम ब्लॉक लेवल पे फैसिलिटी दें, और उसमें हमारे सरपंच भी, हमारे एमएलए भी, हमारे जो पंचायती राज है उसमें जिला परिषद के सदस्य हैं वो भी मदद करें, और उस एरिया में रहने वाले जो और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं या फिर वहाँ पे जो कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी मदद कर सकते हैं। और फेडरली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि तो हालात खेमचंद जी सुधर क्यों नहीं रहे हैं? हालात सुधर रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए हर जगह खराब नहीं है, हालात बेटर भी हो रहे हैं। हम इतना डर अपनी ओर से ना फैलाएं, हालात सुधर रहे हैं इसलिए केसेस कम हो रहे हैं, कुछ जगह बढ़ रहे हैं, राजस्थान जैसी जगह पर बढ़ रहे हैं, उनको भी हम कंट्रोल करेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है स्टेट गवर्नमेंट भी गंभीरता दिखाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी बेटर काम करेगी, सेंटर भी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का काम कर रही है, अधिक से अधिक सहायता देने का काम कर रही है, और हम जरूर जीतेंगे। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि हमारे ग्रामीणों में ईश्वर की कृपा से पहले से इम्यूनिटी बेटर है, उनको सिर्फ कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर जुकाम खांसी बुखार हो रहा है, गांव में इतनी जगह होती है कि हम अपने आप को अपने, वैसे भी वहाँ पे आदमियों की बैठक अलग होती है, घर के मकान अलग होते हैं, गाँव वालों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते ना कि दवाओं के अभाव में, टेस्टिंग के अभाव में, वैक्सीनेशन के अभाव में कि भैया उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ जरूरत नहीं है उन लोगों को। शंकर जी मैंने क्या बोला, हालातों को समझना होगा, मेरा कहने का मतलब ये है। अजय जी आपकी बात और आपके भाव को समझ रहा हूँ, उसी वजह से मैंने कहा यूपी का मॉडल हर जगह रिप्लिकेट होना चाहिए। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो फैसिलिटीज हैं, वो ब्लॉक लेवल पे अवेलेबल रहे, ताकि जो ब्लॉक है वो गांव के सबसे नजदीक होता है और गांव वाले वहां पे पहुंच सकते हैं, गांव वाले जाके वहां पे फैसिलिटी को ले सकते हैं, दवाइयां ले सकते हैं, अपने आप को मॉनिटर करा सकते हैं। वो फैसिलिटी यूपी में ब्लॉक लेवल पे देने का युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और उसको WTO ने भी सराहा है, पूरा देश देख रहा है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा उस मॉडल को हर राज्य में इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारे ग्रामीणों को बचाया जाए। मैं खुद गांव से आता हूं, मेरे को तो गांव वाले शहर से ज्यादा प्रिय हैं, तो मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता कि गांव वालों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। क्या उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है गाँव का, उसे अपनाएगी कांग्रेस या आपकी सरकार, जहां जहां जिन राज्यों में संक्रमण की दर फैल रही है, खासतौर पर अगर मैं राजस्थान का जिक्र करूं, महाराष्ट्र का जिक्र करूं? खेमचंद जी का कहना है कि ये मॉडल बहुत सक्सेस है, बाकी राज्यों को इसे अपनाना चाहिए। शंकर जी, दो हालात से सब वाकिफ है, आंकड़े मैंने शुरू में बताए सबको। शंकर जी, 2 राउंड में मैंने 11 मिनट लगभग खेमचंद जी को सुना है और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के साथ उन्होंने प्यार से सारी चीजों को निकालने का प्रयास किया है। मुझे थोड़ा समय आप जरूर देंगे अनइंटरप्टेड। पहली बात है कि इन्होंने कहा है कि सारी बातें जो है राज्य सरकार जो है दोषारोपण ये कर गए पहले राउंड में, जब इन्होंने बोला कि राज्यों ने ही जो है गलती की है जिसके कारण ये जो है देश में फैला है। केंद्र सरकार में मैं पूछना चाहता हूं, देश के आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है और वो आज कहां है? चुनाव के दौरान तो वो शोरूम में रोड शो कर रहे थे खुलेआम और पूरे देश में उन्होंने इस आपदा को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज कहीं नहीं दिख रहे हैं। मैं ये आरोप प्रत्यारोप पर तू मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि हमारे साथी ने राजस्थान को जो है आरोपित किया, सिर्फ राजस्थान को। जहां तक बात है पर्यटक आने की, तो मार्च में पूरे, जब ब्रिटेन से जब ये स्टैंड आया था तभी पूरे, यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, आईएमए देश का सबसे बड़ा संगठन है, डॉक्टर्स का 3,28,000 लोग हैं और 1828 से वो संगठन है। उसने हिदायत दी कि बाहर के लोगों को, आने वाले लोगों को रोक लगाइए। केंद्र सरकार का काम है इंटरनेशनल टूरिस्ट को लाने का और नहीं लाने का, ये राज्य सरकार के बस में नहीं है, पहली बात। तो ये 2 चीजें मैंने इनको क्लियर करना चाहता हूं। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश के मॉडल की बात कर रहे हैं और WTO बार बार कर रहे हैं, WTO नहीं WHO ने किया, कोई बात नहीं है, हो जाता है कई बार लैंग्वेज में। लेकिन शर्मा जी ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश का मॉडल है, उन्नाव में लाशें तैर रही है, गाजीपुर में लाशें तैर रही हैं, आप बाकी कई जगहों पे बक्सर में लाशें तैर रही हैं। ये क्या ये मॉडल चाह रहे हैं आप देश में? ऐसा मॉडल देश को नहीं चाहिए, पहली बात। जहां तक बात आप कर रहे हैं कि टेस्टिंग हो रही है, अरे पंचायती राज चुनाव के कारण जो टेस्टिंग की बात आपने की 2000, जिसमें चुनाव कर्मी मौत के शिकार हो गए, और जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें आप टेस्टिंग सेंटर पर देखा, अब मीडिया ने भी दिखाया पूरे देश में, उससे कोरोना और फैल गया टेस्टिंग कराने में, क्योंकि टेस्टिंग के आधार पर कोई सुविधा नहीं है। और WHO ने आपको प्रशंसा कर दी है, तो लिसेंट जैसा मेडिकल का सबसे बड़ा जर्नल डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो बताएंगे वो क्या कहा है देश के लिए।
एक से एक वैज्ञानिकों ने क्या सलाह दी, एक भी वैज्ञानिक सलाह क्या इस देश के आपके प्रधानमंत्री जी माने? नहीं माने। आज नतीजा जो है ये मोदी मेड डिजास्टर है, दूसरा वेव जो आया है। और इसके लिए मैं कहूंगा, इसलिए कहूंगा कि देश के लाखों लोगों की आज जान जा रही है और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार देश का केंद्र सरकार रहा है। जिस सिस्टम की बात हो रही है, कोई सिस्टम ही इस देश में नहीं था। यदि सिस्टम होता तो आज इतने लोगों की लाशें नहीं जाते, 100 श्मशानों में कतार में नहीं खड़े होते, गंगा मैया के उसमें तैरते नहीं पाए जाते। क्या इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है? गांव की बात है जी। ये राष्ट्र जो है गांव से ही बना है देश, हम सब गांव के रहने वाले लोग हैं। त्राहिमाम मचा हुआ है गांव में। आप कहते हैं पॉजिटिविटी दिखाइए, एकदम दिखाएंगे, लेकिन कोरोना की पॉजिटिविटी जब कम हो जाए उसके लिए हम सबको ईमानदारी से प्रयास करना होगा। अभी भी देश की सरकार जो है दोषारोपण में लगी है और हमारे भाजपा के मित्रों को मोतियाबिंद हो गया है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। अभी 2 लोगों ने यहाँ पे इतनी अच्छी बातें की है, डॉक्टर साहब ने और दूसरे सामाजिक। ठीक है खेमचंद जी जवाब दीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। देखिए मैं नहीं चाहता था कि मैं नेगेटिव बात करूं, लेकिन अजय भाई ने खेमचंद जी को सवाल है, उनको तो जवाब देना होगा। निकाल दिया। जिम्मेदारी से हम नहीं भाग सकते हैं। जो हालात अभी खेमचंद जी बने हुए हैं उनको हमें आंखें खोलकर देखना होगा, आंखें बंद करके नहीं बैठना होगा हमें। शंकर जी मैं बात रखूं अपनी। बोलिए। मैं नहीं चाहता था कि मैं नेगेटिव बात करूं, लेकिन इनकी मैं आंखें खोल देता हूं। आपके राजस्थान में हालात ये है कि जो वहां पे ब्लॉक लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे एक भी मेडिकल स्टाफ नहीं है। हर सानी अच्छा हॉस्पिटल है, खाली पड़ा है, ना ही नर्स है ना ही डॉक्टर है। मैंने आज आपके सीएम को टैग करके उनसे रिक्वेस्ट किया वहाँ पे डॉक्टर भेजे, मेडिकल स्टाफ भेजे। ये काम भी क्या मोदी जी करेंगे? मोदी जी आपको हर तरीके की मदद दे रहे हैं। आप ऑक्सीजन प्लांट लगा नहीं सकते, आप वैक्सीनेशन को स्पीड दे नहीं सकते। आपके नेता उस पे दुर्भावना की वजह से आरोप प्रत्यारोप लगा के लोगों को बहकाने का काम करते हैं। और ये सारी चीजें आप चाहते हैं कि मोदी जी करें। अरे हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास बजट है और ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि अगर बाढ़ में कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको हमें ट्रेस करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है और ट्रीटमेंट करनी है। क्योंकि हमारे देश में लॉकडाउन नहीं था, क्योंकि देश में लॉकडाउन इसलिए नहीं लगाना था, उससे भी अपनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये रिकमेंडेशन थी कि जहां पर भी हमें लग रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी ट्रेसिंग रखनी है, टेस्टिंग करनी है, ट्रीटमेंट करना है। किसने राजस्थान सरकार को रोका कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं कि आप उनको टेस्ट करो, उनको ट्रीटमेंट दो और आइसोलेट करो? क्योंकि आपको तो कुछ करना नहीं था। राहुल गांधी जी की तरह सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते। यूपी का बॉर्डर WHO ने रिकॉग्नाइज किया है, एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया है। मां गंगा में जो लाशें मिली थी वो दुखद है और उनकी जांच चल रही है। लेकिन हम ये भी जानते हैं हिंदू समाज में बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को जलाने की बजाय गंगा में प्रवाहित करते हैं और ये आपसे नहीं होता। ये हजारों नहीं खेमचंद जी सवाल ये है, खेमचंद जी सवाल ये है कि जो हालात हैं चाहे वो गांवों के हों, चाहे वो शहरों के हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर हो, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे वो दवाओं की कालाबाजारी को लेकर हो, हालात तो खराब है ना, ये तो मानेंगे आप? वैज्ञानिकों ने दिया, एक पर कोई कार्रवाई हुई? जो हालात खराब कर रहे हैं वही आरोप लगा रहे हैं। अजय जी की पार्टी नेशनली, अजय जी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी गलत बातें कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रही है और यही अपने आरोप लगा रहे हैं। इसी की वजह से अच्छा अजय जी राजस्थान का उदाहरण दे दीजिए। जो खेमचंद जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो मैंने आपको आंकड़ा भी शुरू में दिया था कि गांव में ज्यादा है, शहरों में कम है, यानी कि गांव में शहरों से। अजय जी राजस्थान को लेकर सवाल था, खेमचंद जी का भी वही सवाल है, उसी में मैं जोड़ देता हूँ। कांग्रेस द्वारा शासित राज्य सरकारों की वजह से जो काम तो नहीं चाहिए राजनीति कर रही है। अजय जी 6 करोड़ रुपए लगा के अजीत पवार जी महाराष्ट्र में अपना प्रचार प्रसार कराते अपने सोशल मीडिया। खेमचंद जी ये सिर्फ महाराष्ट्र, ये सिर्फ राजस्थान, ये बाकी राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है, जनता का कोई लेना देना नहीं। हर गांव के हालात में आपको बता रहा हूँ खेमचंद जी, पूरे देश के गांवों के हालात में आपको बता रहा हूँ। शहरों से ज्यादा संक्रमण बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर फैलता जा रहा है, ये चिंता को बढ़ा रहा है। ये पैनिक क्रिएट करेगा हमारे हर एक गांव के हालात खराब है, ये गलत है। कुछ राज्यों में हालात खराब है वहाँ की राज्य सरकार के निकम्मेपन की वजह से, लेकिन
हर जगह ऐसी स्थिति है, ये गलत है। यूपी में जोरदार तरीके से युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, गाँव को सपोर्ट दी जा रही है, गाँव को एम्पावर किया जा रहा है और पूरा मैंने कहा बार-बार, एक्शन को काम को सराहा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सारे बुद्धिजीवियों ने कहा बार-बार, लेकिन प्रधानमंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं। कुमार रतन जी, मैं आपके पास आता हूं। कैसे बचेगा गांव संक्रमण से? मुझे तो लगता नहीं कि अब बच पाएगा, क्योंकि स्थिति आप देखिए कितनी भयावह होती जा रही है। हम राज्य और केंद्र पर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ेंगे तो गांव में लोग इसी तरह से मरते रहेंगे, चाहे वो दवाइयों को लेकर हो, ट्रीटमेंट को लेकर हो, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर हो। गांव में तो लोग उतने जागरूक भी नहीं होते हैं कुमार रतन जी, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। दूसरा, उनके लिए संकट ये पैदा हो जाता है कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों के मुकाबले बहुत कम उनको मिलती है। तीसरा, ये समस्या उनके आगे होती है कि जो अफवाहें बहुत ज्यादा तेजी से फैलती हैं वो गांव में और ज्यादा स्थिति को खराब कर सकती है। गांव की बात करते हैं तो सिर्फ ये हमारा यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान नहीं है। जी। उत्तराखंड के गांव की बात सोचिए, जो टेहरी है, टेहरी के ऊपर चाइना बॉर्डर के पास है। आप सिक्किम के गांव की बात सोचिए, आप त्रिपुरा में, मणिपुर, नागालैंड, आप छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बस्तर के गांव की बात सोचिए। तो एक गांव के बारे में जब हम भी सोचते हैं तो हमें एक बहुत व्यापक रूप से सोचना है कि भारत बहुत विशाल देश है, इसमें अलग अलग गांव की भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग है। पहला, यहां पर वैक्सीन कैसे पहुंचेगा, यहां पर हमारी तैयारियां कैसी होंगी। और दूसरा चीज, मैं भारत सरकार का 2017-18 का जो नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा था वो बताना चाहूंगा कि भारत में 24% लोगों के पास स्मार्टफोन है जी। और उसमें हम गांव और शहरों की अगर बात करें तो ये स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन जो है, इसके बीच की खाई बहुत बड़ी ज्यादा है। जैसे बिहार में 4.5% ऐसे हाउस होल्ड हैं जहां पे स्मार्ट इंटरनेट है, और केरल में 23.5% है, दिल्ली में 35% है। तो जो हमारा बहुत ज्यादा बल जो है डिजिटलाइजेशन पे है, डिजिटल माध्यम से प्रचार पे है, वो हमारे गांव के लिए रणनीति काम नहीं करेगी। हमारे गांव के लिए जो है परंपरागत संचार के जो माध्यम है, परंपरागत मैसेजिंग का जो सिस्टम है, उसको अपनाना पड़ेगा हमारे सरकारों को जी। और गांव के बारे में जब भी बात हो, निवेदन है कि आप सुदूर गांव के बारे में सोचें, वहां कैसे पहुंचे। अब रही बात बिना वैक्सीन पहुंचाए, ये नहीं होगा, और सरकारों को तय करना पड़ेगा कि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अब हम अपने गांव की तरफ प्राथमिकता दें, जहां पर हमारी आबादी का लगभग 60 से 65% आबादी जो है वो गांव में है। ये सही है कि बुजुर्ग और लोगों को जो है वैक्सीन में प्राथमिकता दी जा रही है शहर में, साथ साथ हमारा फोकस अब गांव जहां 60% आबादी है और जो दुर्गम क्षेत्र है वहां बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। ठीक है। और डिजिटल के अलावा हम अन्य माध्यमों पर भी हमें सब फोकस करने की जरूरत है। धन्यवाद। ठीक है। डॉक्टर देवराज जी, मैं आपके पास आता हूं। गांव में जो अभी स्थिति है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है। कोई सुझाव अगर आप देना चाहें। और दूसरा, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई, इसके पीछे की वजह आप क्यों मानते हैं? क्योंकि पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उस वक्त हमने कहा था कि गांव तक ना फैलें, बार बार अपील की गई थी। हालांकि उसमें संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था। इस बार संपूर्ण लॉकडाउन नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि उसके पीछे भी कुछ वजह ये भी है क्योंकि लगातार जो साधन है वो चल रहे थे, लोग लगातार गांव में गए, टेस्टिंग का अभाव हुआ और लोग यूं ही गांव में चलते गए और संक्रमण को फैलाते गए। एक वजह वो भी उसके पीछे मानी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ऐसा किया जाए कि इस संक्रमण को अब खत्म किया जाए गाँव में? ऐसी कौन सी चीजें आप बताना चाहेंगे, कौन से सुझाव आप देना चाहेंगे? शंकर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर हमारे कहना चाहिए सरकार से भी गलतियां हुई हैं जी। स्टेट सरकार, देखिए मैंने 1 महीना पहले 4 अप्रैल को टीवी के माध्यम से कहा था कि जिस स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं मुझे डर लग रहा है कि ये केसेस, उस वक्त 1 लाख थे, मैंने कहा ये 7 या 8 तारीख तक 2 लाख हो जाएंगे, तो 8 तारीख को 9 तारीख को 2 लाख, अगर मैंने कहा 4 लाख होंगे, वो 4 लाख हो गए। उसके बाद जब मुझे देखने को मिला कि यूपी वाले कहते हैं कि हम यहाँ पे सैटरडे संडे को लॉकडाउन करेंगे, मध्य प्रदेश कहता है मैं वीकेंड पे करूंगा, महाराष्ट्र कहता है मैं वो करूंगा। दूसरा, मैंने कहा भाई बीमारी कोरोना एक है, उसको आप कहो कि एक गली के अंदर मैं लॉकडाउन करूंगा, दूसरी गली को खुली छोड़ दूंगा,
इस प्रकार से आप देश को मैनेज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने लॉकडाउन करना है तो यूनिफॉर्मिटी लाइए, रेस्ट्रिक्ट कीजिए, कंटेन कीजिए, ताकि लोगों की मूवमेंट्स ना बढ़े। और हम डॉक्टर बार बार ये कहते रहे कि कोरोना आपको नहीं होगा जब तक आप उसको लेने के लिए बाहर नहीं जाओगे, लेकिन लोगों ने सुनना छोड़ दिया। आप देखिए, कल के दिन यूपी की बात ही करता हूँ, कल के दिन शराब की दुकानें खुली, नोएडा के अंदर 3 किलोमीटर तक की लंबी लाइन थी। ये हमारा कैरेक्टर है, अपने जान की चिंता नहीं है, जाम की चिंता है हमको। तो हमें ऐसे लोग हमारे साथ रहते हैं तो हमें शक्ति चाहिए। हम शक्ति के बिना नहीं तो उनके से ऊपर पा सकते, क्योंकि हमारी जनता को बचाना हमारा परम धर्म है। अगर वो बच जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी भी चलेगी, अगर वो होंगे तो हमारा देश का प्रोग्रेस भी बनेगी। लेकिन अगर हमने हमारी यंग जनरेशन खो दी तो क्या होगा? अब देखिए, सेकंड वेव के अंदर फर्स्ट वेव में हम देखा कि 60-65 साल वाले लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। अब सेकंड वेव के अंदर ये यंगस्ट को करने लगा। तब हमने ये कहा कि यंग जनरेशन, क्योंकि वो बेचारी काम करने बाहर निकलती है, उसको वैक्सीनेट कीजिए। वैक्सीनेट बहुत अच्छी तरह से चालू किया सरकार ने। हम उनके शुभ, हमने IMA के माध्यम से 3 महीने 4 महीने पहले लिख के दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि मेरे पास 1750 ब्रांचें हैं, 4 लाख की मेरी मेंबरशिप है, आप मुझे वैक्सीन दीजिए, इंजेक्शन दीजिए, हम फ्री में सबको लगाने को तैयार है, हम 1 पैसा चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हम देश के स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई हमको जवाब नहीं मिला है। छोड़िए, उसके बाद हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट किया कि कोरोना की जो दवाइयां हैं कृपा करके डायरेक्ट केमिस्ट को मत दो, जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है वहां पे दीजिए। वहां पे आप आधार कार्ड के अनुसार से उसको अलॉट करो, उसकी अकाउंटिंग कराओ, ऑडिटिंग कराओ। उसके ऊपर भी नहीं है, बाजार में बिक रही है 900 रुपए का इंजेक्शन, 25,000-30,000 रुपए के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये क्या चीज है? उसके बाद आपने ये 1 हफ्ता पहले जिस वक्त की यहाँ पर दिल्ली के अंदर किसी को अपने नियर डियर की लाश ले जानी थी आगरा मथुरा, तो उससे मांगे गए 35,000 रुपए। उस वक्त मैंने दिल्ली की सरकार को हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा सर आपके पास पूरी लिस्ट है एम्बुलेंसेस की, आप हर हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस को खड़ी कर दीजिए। जैसे एयरपोर्ट के ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर प्रीपेड टैक्सीज चलती हैं, आप पे उसी तरह से प्रीपेड एम्बुलेंसेस करिए। जो नहीं जाता उसकी एम्बुलेंस को जब्त करके बंदे को जेल में डाल दीजिए। जो जमाखोरी कर रहा है, जो चोर बाजारी कर रहा है, उसको 5-5 साल जमानत मत दीजिए, चाहे वो डॉक्टर हो। मैं डॉक्टर होके कह रहा हूँ, अगर डॉक्टर भी इस प्रकार का काम करता है अंदर डाल दो। जो वो देश के साथ इस प्रकार का काम कर रहा है हम उसको माफ नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। ऑक्सीजन के बारे में हमने सरकार से कहा था कि आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को डाइवर्ट कर दीजिए मेडिकल की तरफ, ताकि और हर सरकार के पास एक डाटा है कि इस देश इस शहर के अंदर कितने ऑक्सीजन के बेड हैं, कितने वो बेड हैं, कितने ICU हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, और कंजम्पशन का पता है। अगर जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने कहा मुझे 700 चाहिए, फिर 900 और 500 पे आ गए। इस प्रकार की कालाबाजारी क्यों? आप उनसे ऑडिटिंग मानिए। ठीक है, मैं अपनी बात कहता हूं, अगर मैं गलत कहता हूं तो मुझे सजा की दीजिए, कोई माफ करने की जरूरत नहीं है। खेमचंद जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी और बड़ी बातें कही है, दिल को चुभने वाली बातें हैं, लेकिन बहुत सच बोल रहे हैं आज दिल पर हाथ रख के। जो बातें उन्होंने कही है स्वीकारना होगा आपको। चेतावनी जब बार बार दी जाती है, सुझाव जब बार बार दिए जाते हैं, क्यों नहीं उनको माना जाता है? क्यों हम देर कर दें? खेमचंद जी, हर बार हम क्यों देर कर देते हैं? देखिए, दुर्भाग्य से इस समय जो सिस्टम था वो स्टेट के पास था और उन्होंने सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अभी भी स्थिति को हम संभाल सकते हैं। जो नुकसान होना था वो हो चुका, उसको हम बचा नहीं सकते, लेकिन जो नुकसान नहीं होना चाहिए था उसको हम जरूर बचा सकते हैं। उसके लिए अभी हमें मिलकर काम करना है, दुर्भावना के साथ काम नहीं करना, दुष्प्रचार नहीं करना, कालाबाजारी नहीं करना, और केजरीवाल जी की तरह तो बिल्कुल नहीं करना कि जब जितनी जरूरत है उससे डबल ट्रिपल आप बताओ, गलत सलत बयान दो। आपको जब जितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही थी उससे आपको डबल जाके लोगों को बता रहे थे। 700 जब प्रोवाइड की जा रही थी, अब 900 मांग रहे थे। जब ऑडिटिंग की बात आई तो 582 पे आ गए, और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है 582 से भी ये 300-400 पे आ जाएंगे, क्योंकि कालाबाजारी रोक दी जाए तो एक्चुअल कंजम्पशन इतना नहीं है। अगर उसकी स्टॉकिंग ना की जाए तो एक्चुअल कंजम्पशन इतना नहीं है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, अगर प्रॉपरली
जो एम्बुलेंस हैं या मेडिसिन हैं उनको हॉस्पिटल के साथ मैप किया जाए, लिंक किया जाए तो काम बेटर तरीके से हो सकता है। चीजें इंप्रूव हो रही हैं, हर जगह नेगेटिव नहीं है। गांव की स्थिति यूपी में काफी हद तक बेटर करने की कोशिश की जा रही है। अन्य राज्य भी जैसे केरल है, वहाँ पे वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो सबसे अच्छे तरीके से हो रहा है। वहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब बेटर बता सकते हैं कि जो वेस्टेज जो डोसेज जो काउंट की जाती हैं उनका भी वो यूटिलाइज करके उन्होंने मतलब 100% से ज्यादा वो वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं। ऐसी चीजें हमारे दूसरे स्टेट में भी होनी चाहिए। जैसे मुंबई में उन्होंने बेटर तरीके से ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया, वैसा यूटिलाइजेशन हर स्टेट में भी होना चाहिए, दूसरे राज्यों में होना चाहिए। हम एक दूसरे से सीखें भी। ठीक है, मैं वक्त कम है, अजय जी के पास जाता हूँ आखिरी कमेंट लेने के लिए। कर पाएंगे। जी, अजय जी, डॉक्टर साहब ने जो बातें कही हैं, उन्होंने 2-3 चीजें महत्वपूर्ण उठाई। फ्री वैक्सीनेशन को लेकर बार बार सुझाव दिए गए थे, वो कह रहे कि नहीं माना गया। लॉकडाउन को लेकर बार बार ये चेतावनी दी गई कि भैया स्थिति बहुत खराब है, संपूर्ण लॉकडाउन कर दीजिए, परिस्थितियां ज्यादा खराब नहीं होंगी। ये तमाम जो चेतावनियां हैं, उन चेतावनियों को दरकिनार किया गया और परिस्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती गई और होती जा रही हैं आगे। शंकर जी, यही ना विडंबना है। मैं खेमचंद जी से व्यक्तिगत मेरी कोई दुश्मनी थोड़े है और भाजपा से कोई हमारी वैचारिक दुश्मनी हो सकती है। जब देश के मुद्दे आएंगे तो हम सब साथ हैं। आज त्रासदी का वक्त है। डॉक्टर साहब तो एक वैज्ञानिक आदमी है, एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ बात कर रहे हैं। हमको मान लीजिए आप कह दें हमारे सजेशन को की गलत है, विपक्ष हैं, स्कोर कर रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, कोर्ट क्या कह रही है, आप क्या कह रहे हैं, मीडिया कर्मी लोग, तो कम से कम इन सच्चाई को स्वीकारिए। और शुतुरमुर्ग बनने से नहीं होता है ना भाई। आज राष्ट्र पर महासंकट है, ये महाविपत्ति का समय है। इसमें भी आप राज्य ने ये कर दिया और वो भी राज्य में टारगेटेड राज्य आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और वो ठीक है। अभी उन्होंने कहा बीएमसी का उन्होंने सपोर्ट किया, जहां जो सही चीजें हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये छोड़िए तू मैं राजनीति, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, ये सब बाद में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, गलती तो आपसे हुई है, आप इसको स्वीकारिए नहीं स्वीकारिए। ये पूरा देश जान रहा है और आम जनता जान रही है कि इतने लोग यदि अपनी जान गंवाए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के या तो ना समझ के कारण या गलतियों के कारण या लोगों के सुझाव नहीं इग्नोर करने के कारण। यदि टाइम पर ये सब कर दिया गया होता तो दूसरा वेव नहीं आता। और इसका कारण एक ही था कि आप चुनाव में व्यस्त रहे, आपको जनता से कोई फिक्र नहीं थी, आपको सियासत करनी थी। कोई बात नहीं, अब कम से कम स्वीकारिए सच्चाई को और देश के साथ खड़ा होइए। गद्दारी देश के साथ मानी जाएगी यदि देश की जनता की जान जाए। अब जान से बड़ा कुछ नहीं होता है, बाकी सब सेकेंडरी है। जो डॉक्टर साहब ने कही अभी देवराज जी ने, जान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए, हमारे आपके सबके लिए। मैं खुद कोरोना से 22 दिन बाद निकल करके आज आया हूं और हमें जब जरूरत पड़ी मेडिकल दवाओं की तो कालाबाजारी हो रही थी, आसान नहीं था ले पाना। तो आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा शंकर जी। और एम्स के सामने हो रहा है कालाबाजारी दिल्ली में। अब आप अरविंद केजरीवाल को कहिए, अरविंद केजरीवाल आपको कहें, इससे नहीं ये जिम्मेदारी सबकी है अजय जी, खेमचंद जी, डॉक्टर साहब और कुमार रतन जी की कालाबाजारी को राज्य सरकारें रोके, केंद्र इस पर कुछ गंभीर कदम उठाए। लेकिन परिस्थितियां जो अभी बनी हुई, खासतौर पर गांवों को हम जो जिक्र करते हैं, वहां पर दवाइयां, साथ ही साथ इसके अलावा वहां पर जो टेस्टिंग की संख्या है और इसके अलावा वैक्सीनेशन जो है वो तेजी से होना चाहिए, जो कि हमें पर्याप्त मात्रा में उन गांवों में नहीं नजर आ रहा। उसका नतीजा मैंने आपको दिखाया कि 14 ऐसे राज्य जहां पर संक्रमण की दर शहरों से ज्यादा गांव में फैलती जा रही है। इसीलिए वक्त आ गया है कि ज्यादा फोकस गांव पर किया जाए, गांव के लोगों को बचाया जाए, एक रणनीति बनाई जाए कि कैसे लोगों को इस महामारी से बाहर निकाला जाए। इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है, न कि राज्य और केंद्र पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ने की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। फिलहाल सबसे बड़ा अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।